हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि सबको पता है, आपको मैं रोज़ एक डेली वीडियो डालता हूं। आज देखते हैं टेस्ट नंबर 25। ये टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं रोज़ डेली एक वीडियोज़ लेकर आता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ईडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किसने किया? यानी जो ईडियोग्राफिक दृष्टिकोण है उसका विकास किसने किया था? रिटर ने, स्टाम्प ने, हार्टसॉन ने, बिलास ने। तो फ्रेंड्स, बिलास की बात करें तो ये संभववाद से थे, संभववाद। और ये ईडियोग्राफिक दृष्टिकोण की जो बात की थी ये हार्टसॉन ने की थी। डडले स्टाम्प की बात करें तो मृत्यु का भूगोल और भूमि सर्वेक्षण पूछा जा सकता है। भूमि सर्वेक्षण पर कार्य किसने किया? तो डडले स्टाम्प ने। वहीं रिटर की बात करें तो फ्रेंड्स ये थे टेलियोलॉजिस्ट, यानी कि उद्देश्यवादी थे। ये इस पर में विश्वास रखते थे। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है, भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? यानी ऐसा कौन सा ज्योग्राफर्स था, ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान इन दोनों में ही स्थान देने के लिए 6 सिद्धांत दिए थे? रैडजेल ने, वोमेन ने, विलास ने, कार्ल सावन ने। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 सिद्धांत दिए थे ये विडाल डी ला विलास ने दिए थे। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने एंडीज पर्वत पर कार्य किया था फ्रेंड्स, और इन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी पर कार्य किया था। और ये मानव भूगोलवेत्ता हैं, यानी कि मानव भूगोल जनक हैं। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिखी थी इन्होंने, एंथ्रोपोज्योग्राफी, लेवेंथराम, बहुत सारा कार्य रैडजेल ने किया था। आइए देख लेते हैं। पूछा है, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स, भूगोल एवं उनके भूगोलवेत्ता, ये किसकी रचना है? वेरोच की, अर्नाल्ड ग्वाल्ट की, जॉनसन की, स्टाम्प की। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स जो बुक है ये बुक है आरजे जॉनसन। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है, ऑल पॉसिबल वर्ड रचना है, यानी जो ऑल पॉसिबल वर्ड रचना है ये किसकी है? इसाबोमन की, अल्फ्रेड हेटनर की, सैम्पल की, पीई जेम्स की। तो फ्रेंड्स, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। पूछा जा सकता है कि बोमेन कहाँ के रहने वाली हैं? ईशा बोमेन तो अमेरिकी। हेटनर को पूछा जाए तो रहने वाले रसिया के हैं, लेकिन इनका जो योगदान है वो जर्मन भूगोलवेत्ताओं में आता है। जर्मन ज्योग्राफर। सैम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी अमेरिकी हैं, अमेरिकी। और वहीं बात करें पीई जेम्स की तो फ्रेंड्स ये भी अमेरिका के ही रहने वाले हैं। सबके बारे में पूछा जा सकता है। तो ऑल पॉसिबल वर्ड जो रचना है ये पीई जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है, टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, फ्रेंड्स यहाँ हाइपोथेसिस की बात की है, ये किसने प्रतिपादन कब किया गया? 1912, 1908, 1910, 1909। तो फ्रेंड्स, ये जो परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी, ये जो दी थी 1908 में टेलर ने, एफ.वी. टेलर थे जिन्होंने ये परिकल्पना दी थी। पूछा जाता महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अगर यहाँ थ्योरी होती फ्रेंड्स, थ्योरी सिद्धांत, अगर सिद्धांत की बात करते तो वैगनर होते सही, लेकिन परिकल्पना की बात की है तो सर्वप्रथम जो परिकल्पना दी थी ये 1908 में एफ.वी. टेलर ने दी थी। आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उष्ण तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले भाग में कौन सा अपक्षय अधिक क्रियाशील होता है? यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र, जो अपक्षय सबसे ज़्यादा होता है? यांत्रिक कारण, रासायनिक कारण, जैविक कारण, मानवीय कारण। तो फ्रेंड्स, उष्ण होता है, यानी काफ़ी गर्मी होती है, और बिल्कुल सूखा होता है, शुष्क होता है, और मरुस्थलीय जलवायु होती है। तो उस भाग में सबसे ज़्यादा जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है, यानी यांत्रिक अपक्षय होता है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर पूछता उष्ण तथा आर्द्र, अगर आर्द्र की बात होती फ्रेंड्स, आर्द्र का मतलब होता है जहाँ जल की मात्रा अधिक हो, तब वहाँ होता है रासायनिक, यानी केमिकल वेदरिंग होती। वहीं अगर जैविक की बात करते फ्रेंड्स, तो जैविक अपक्षय वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पर अतिचारण, यानी कि बहुत ज़्यादा जो पशु होते हैं उनको ज़्यादा चराया जाता है।
अतिचारण, तो वहाँ जैविक मरुस्थल होता। मानवीय भी होता है फ्रेंड्स, मानवीय एक तरह से अतिचारण है, मानवीय जैसे पेड़ों को काटना है, घास को काटना है वहाँ से, तो उसके द्वारा भी जो है अपक्षय होता है, तो ये भी है फैक्टर। लेकिन उष्ण तथा शुष्क की बात करें तो यांत्रिक, उष्ण तथा आर्द्र की बात करें तो रासायनिक, और फ्रेंड्स अतिचारण यानी कि बहुत ज़्यादा चराई वाले क्षेत्र होते हैं तो वहाँ जैविक यानी बायो वेदरिंग होता है। आइए देख लेते हैं। पूछा है पेबुल के संबंध में कौन सा सही है। पेबुल का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अपने बजरी होती है ना, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं, तो वहाँ पर जो जमा होते हैं उनके बारे में पूछा है कि किस तरीके से इनका तट से लेके गहराई तक का इनका क्रम होता है, तो उसमें सबसे मोटा कण या सबसे बारीक कण कौन सा होता है। कभी कभी कण के बारे में पूछ लिया जाता है, तो सबसे बड़ा होता है फ्रेंड्स ग्रेवल, फिर होता है कोवेल, फिर होता है पोवेल। GCP याद कर सकते हैं, GCP यानी ग्रेवल, कोवल, पोवेल। तो आप देखिए फ्रेंड्स इसमें सही आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा ग्रेवल होता है यानी कि 256 प्लस यानी 256 से ऊपर भी हो सकता है। फिर होता है कोवल की बात करें तो 64 से 256 होता है, तो ये भी नहीं होगा। वहीं बात करें पोवेल की तो पोवेल यानी 64 से कम यानी 4 से 64, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए, सही आंसर होगा ए। GCP ग्रावेल कोवेल पोवेल, ग्रावेल कोवेल पोवेल, 256 से अधिक, 64 से 256, 4 से 64, तो आंसर होगा फ्रेंड्स ए। आइए देख लेते हैं। पूछा है एंजिल जलप्रपात स्थित है, यानी जो एंजिल जलप्रपात है, एंजिल्स वाटरफॉल्स है, वो कहाँ स्थित है। गुयाना में, पेरू में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में। तो फ्रेंड्स एंजिल्स जो जलप्रपात है वह वेनेजुएला में स्थित है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, जो कि मैं रोज़ एक वीडियो डालता रहूं। इससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। पूछा है एक तरफ कटक है यानी रिज है, एक तरफ महासागर यानी ओशियंस है, तो कौन सा कटक कहाँ किस महासागर में स्थित है, इसके बारे में देखते हैं। पूछा है डॉल्फिन कटक उत्तरी अटलांटिक यानी कि नॉर्थ अटलांटिक, स्कोशिया दक्षिणी अटलांटिक, चैलेंजर कटक यानी उत्तरी अटलांटिक, सेंट पॉल कटक दक्षिणी हिंद महासागर। तो ये पूछा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड डॉल्फिन की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक में देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। स्कोशिया की बात करें तो स्कोशिया फ्रेंड दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक फ्रेंड्स द्वीप है स्कोशिया, इसको प्लेट ही बोलते हैं। स्कोशिया प्लेट है, ये छोटी प्लेट है। तो जो स्कोशिया प्लेट या स्कोशिया कटक जो है ये दक्षिणी अटलांटिक में है, ये बिल्कुल सही है। चैलेंजर गर्त की बात, चैलेंजर अगर गर्त होता फ्रेंड्स, यहाँ ट्रेंच होता, गर्त ट्रेंच अगर पूछा जाता तो फ्रेंड्स ये होता प्रशांत महासागर में, लेकिन कटक पूछा है फ्रेंड्स, तो कटक जो होगा चैलेंजर कटक, तो ये उत्तरी अटलांटिक में नहीं होगा फ्रेंड्स। चैलेंजर जो कटक है ये दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगर वहीं सेंट पॉल कटक की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। फ्रेंड्स अभी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ है, तो कोकोस किलिंग बेसिन जो है किलिंग बेसिन, तो ये हिंद महासागर में है। ये प्रश्न भी अभी पूछा गया था, तो पूछा जा सकता है कि सेंट पॉल कटक कहाँ है। तो फ्रेंड्स हम ऐसे भी आ सकते हैं, पॉल यानी जितने पाल मिलेंगे हमारे यहाँ ही देखने को मिलेंगे, चंद्रपाल, महेंद्रपाल इत्यादि अगर देखने को मिलेंगे पाल, तो अपने हिंद में यानी हिंद महासागर में अपने यहाँ ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।